आज की ये मीटिंग दस्तूर बचाओ कमेटी की तरफ से बुलाई गई है। मैं यहाँ मीटिंग में आए हुए जो चेहरे देख रहा हूँ उससे ये तो महसूस हुआ कि शहर का जो संजीदा तबका है वो बहरहाल मुल्क में दस्तूर की हिफाजत और हमारे शहर में आम लोगों को पुलिस से हिफाजत के लिए फिक्रमंद है। ऐसे लोग, ऐसा तबका आज की मीटिंग में शिरकत किया, ये हमारे लिए बड़ी बात है। ये मीटिंग एक ही सवाल पर थी, ज्ञानवापी मस्जिद के सवाल पर, मगर उसके बाद 2 दिन पहले कल के दिन जो वाकया हुआ कि इमाम काउंसिल के लोगों ने ज्ञानवापी मस्जिद के ही सवाल पर एहतजाज किया, दस्तूर में रहते हुए एहतजाज किया, मगर उस पर जो कार्रवाई हुई वो बड़ी सख्त कार्रवाई हुई। इसलिए 2 सवाल हैं। पहले तो मीटिंग में जिस सवाल पर मीटिंग बुलाई गई, मालेगांव शहर, आज मुल्क के ऐसे हालात हैं कि लोग ये बोलते हैं कि कोई भी एहतजाज अब करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही बात हो कि एहतजाज का कोई मकसद ही ना हो या एहतजाज से कोई मतलब ना निकलता हो। 1992 में जो वाकया बाबरी मस्जिद का हुआ, वो आवाज आज बाबरी मस्जिद हमारे हाथ से चली गई। हम फिक्रमंद भी इसीलिए है कि अब दूसरी मस्जिद कोई ना जाए, और कानून में रहते हुए जो बात कहना चाहते हैं कि लोग ये बोलते हैं कि कोर्ट का फैसला, आज कोर्ट का इस्तेमाल कुछ लोग तो मजाक करने के तौर पे कर रहे हैं। धड़ाधड़ पिटीशन दाखिल हो रही है, वो ज्ञानवापी के सवाल पे, उनके सिविल कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट में हो, इस तरह से पिटीशन फाइल हो रही है कि उस पर अब बड़े बड़े सरकर्ता अफराद जो मुल्क के लिए फिक्रमंद है वो अब उस पर एतराज करने लगे कि ये कोई मजहब के लोग जा रहे हैं, ऐसा हम नहीं मानते। ये बीजेपी आरएसएस के ही लोग हैं जो एक के बाद एक कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट में एक्सेप्ट हो रहा है, और ये सारा माहौल मीडिया पूरे मुल्क में ऐसा बना रहा है कि बाबरी मस्जिद के बाद दूसरा एक वजह बन जाए, और ये आज हो जाएगा ऐसा भी नहीं है। 2-2.5 साल में ये इस मुद्दे को लेकर चले और कोर्ट में भी मामला चलता रहे। हम अब कोर्ट में मामला चलने के इसीलिए खिलाफ हैं, या हमारा उस पर एतराज इसीलिए है कि 1991 में जब एक कानून बन गया कि 1947 में जो धर्म स्थल जिसके पास है वो उसी के ताबे में रहेगा, उसी ट्रस्ट के ताबे में रहेगा, जो भी उसका मालिक है उसके ताबे में रहेगा। बाबरी मस्जिद की बात उस वक्त भी उस कानून में छोड़ दी गई थी, क्योंकि फैजाबाद सिविल कोर्ट में वो मामला 1946 से फाइल था, और 15 अगस्त 1947 में वही एक मामला पेंडिंग था, इसलिए वो छोड़कर बाकी हर जगह 1991 का कानून लागू है। उसके बाद सर्वे कराना, कोर्ट का ऑर्डर होना, हम कोर्ट का एहतराम करते हैं, मगर ये भी हमारा हक है कि अगर कोई कोर्ट गलत फैसला करती है तो उस पर हम एतराज कर सकते हैं, उसके खिलाफ भी हम बोल सकते हैं। उस ऑर्डर के खिलाफ हम कोर्ट के एहतराम के साथ उस पर तनकीद कर रहे हैं। जो सर्वे रिपोर्ट है, उस सर्वे रिपोर्ट की वजह से मुल्क में वो सर्वे रिपोर्ट जब कोर्ट में सबमिट नहीं हुई और बात मीडिया में फैल गई, उसके बाद से आप देख रहे होंगे हिंदुस्तान में सिर्फ उसी पर बात हो रही है, दूसरी कोई खबर ही नहीं बची है। तो ये जानबूझ के किया जा रहा है। अब ऐसे हालात में आज मुल्क के जो हालात हैं उसको समझते हुए ज्ञानवापी मस्जिद के सवाल पर दस्तूर बचाओ कमेटी मालेगांव शहरियान की तरफ से क्या फैसला करेंगी, वो मीटिंग के सदर जब अपनी तकरीर करेंगे उस वक्त बताएंगे। ऐसा हो गया कि बोलने पर भी पाबंदी है, ना हम कुछ बोल सकते हैं, ना हम कोई एहतजाज कर सकते हैं। इतना डर खौफ पैदा कर दिया मालेगांव के लोगों पर कि कोई गलत काम भी अगर मालेगांव शहर में हो रहा है तो उस पर भी लोग बोलने के लिए डर रहे हैं। मालेगांव शहर में कभी पुलिस का राज या पुलिस का डंडा चल ही नहीं सकता। इतना डर और खौफ अगर पुलिस मालेगांव शहर में पैदा करेंगी तो इसके नताइज अच्छे नहीं निकलेंगे।
पुलिस का काम है कि आवाम को समझते हुए कोई कामकाज किया जाए। मालेगांव शहर में ही कानून का इस्तेमाल, जिस तरह मुल्क में दस्तूर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मालेगांव की मैं पहले से बोलता आया हूं कि एजेंसियां जो हैं वो कानून का खिलवाड़ कर रही है, कानून को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रही है। हम 12 नवंबर का वाकया देख चुके, आज भी 7वां महीना ये लोग जेल में बंद है। आज उनका गुनाह क्या है ये आप लोग भी जानते हो, ये यहाँ का डिपार्टमेंट भी जानता है, मगर उसके बाद भी आज भी वो लोग छूटे नहीं हैं। दूसरा, उस डर और खौफ में 15 लोगों का एहतजाज, जो कि मुझे लगता है कि यहाँ बैठे हुए भी चंद लोगों को ही पता होगा कि ऐसा कोई एहतजाज हो रहा। इस तरह से पुरअमन एहतजाज करने वालों के ऊपर भी इतनी सख्त दफात लगा दी गई कि उनको नासिक सेंट्रल जेल भेज दिया गया। अब बोला जाता है कि तुम बोलो मत, तुम मालेगांव शहर में पुलिस के खिलाफ बोले कि पुलिस फिर उठा के अंदर डाल देंगी। मुझे तो यहाँ तक बोला जा रहा है कि झूठा केस बना के मुझे पुलिस अंदर डाल देंगी। हम ना कभी डरे हैं ना कभी डरेंगे। हम निहाल साहब जो है उनके वर्कर रहे हैं। जब जब इस शहर में जुल्म और नाइंसाफी होंगी उस वक्त हम बोलेंगे। हम दस्तूर बचाओ कमेटी की तरफ से प्रोग्राम रखने की वजह यही थी कि ना दस्तूर पर मुल्क में काम सही ढंग से हो रहा है और मालेगांव शहर में तो काम ही बिल्कुल निराला है। महाराष्ट्र में दूसरी जगह कुछ भी हो सकता है, महाराष्ट्र में नांदेड़, अमरावती में ही 12 नवंबर को वाकया हुआ, मालेगांव से ज्यादा तशद्दुद हुआ, मगर वहां के लोग कितने दिन में छूटे ये मुझे लगता है पुलिस डिपार्टमेंट को भी पता है। अभी जो इमाम काउंसिल का प्रोग्राम था वो सिर्फ मालेगांव में ही था ऐसा नहीं है, महाराष्ट्र के कई जगह पे वो प्रोग्राम था। मेरी मालूमात में सिर्फ औरंगाबाद में 135 सर्टिस 1-3 का उल्लंघन हुआ, बाकी जगह तो वो भी कलम नहीं लगी, यानी उस कायदे का भी उल्लंघन नहीं हुआ। मगर मालेगांव शहर में इतनी सख्त दफात लगाने का मकसद क्या है, ये हमें क्यों इतना डराना चाहते हैं? हम कानूनी तौर पे क्या कोई एहतजाज नहीं कर सकते, कोई बात अपनी नहीं बोल सकते, या तो पुलिस डिपार्टमेंट ने सारे मसाइल खुद ही हल कर देना। यहां तक के मीडिया को भी मालेगांव में दबाया जा रहा है। यानी इस तरह से 12 नवंबर से मैं देख रहा हूं, 12 नवंबर को हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की बात की कारपोरेशन की जगह उर्दू मीडिया सेंटर, पुलिस डिपार्टमेंट वहां की चाबी लेकर चली गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने दी। इमरजेंसी जैसे हालात मालेगांव शहर में पैदा किए जा रहे हैं और कोई बोलना ही नहीं चाहता उसके ऊपर। अभी हम खुद देख रहे हैं कि हमारे लोग जो 6 महीना पहले से जेल में बंद है वो छूट नहीं पाए, अभी फिर 15 लोगों को जेल में डाल दिया गया। वो हिस्ट्री सीटर थे, वो दारू बेचते थे, वो क्या करते थे? अगर तुम उनको लेकर भी जा रहे हो और वो खुद से पुलिस स्टेशन जा रहे हैं तो कोई उनको पकड़ने की जरूरत नहीं है। आप उसी वक्त पकड़िए जब वो आपके साथ जाना नहीं चाहते। लेकिन एक पुरअमन तरीके से एहतजाज, पुरअमन तरीके से पुलिस स्टेशन तक जाना चाह रहे हैं, उसके बाद भी उनके ऊपर इतनी सख्त दफात लगा दी गई और मालेगांव शहर में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। इतना डर और खौफ। मैं तो जेल होके आया, उसके बाद भी मैं डरता नहीं। निहाल साहब हमेशा एक ही बात बोले, खोटा करना नहीं, किसी के बाप से डरना नहीं। हम ना खोटा करते ना किसी के बाप से डरते कि जेल होके आ गए तो अब फिर झूठे केस में हमको वापस फंसा दिया जाएगा, ऐसा कभी होता नहीं। कानून, मैं हमेशा बोला जुडिशियरी का सिस्टम बहुत स्लो है और फिलहाल क्या वजह है नहीं मालूम, अभी कुछ ज्यादा ही स्लो है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कानून से हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं तो सिर्फ उस दिन का इंतजार करता हूं कि हमारे जो बाकी भाई बहन, बाकी लोग जो हैं ये सब छोड़कर आ जाएं, उसके बाद ट्रायल जल्दी से चालू हो 12 नवंबर वाले का। मैं तो उसके इंतजार में है कि उस वक्त समझ में आएगा कानून क्या है और पुलिस उसका इस्तेमाल किस तरह से का। एक ही मकसद है कि मालेगांव शहर से डर और खौफ निकले, लोगों में जो डर और खौफ बैठा दिया गया है। हम ये नहीं कभी बोले कि कोई तशद्दुद करे, हम हमेशा एक बात बोले हैं कि हम गांधीवादी हैं, हम गांधी को मानने वाले हैं। हमारा तशद्दुद से दूर दूर का वास्ता नहीं है। हम हमेशा
गैर तशद्दुद तहरीक ही चलाते हैं, गैर तशद्दुद ही प्रोग्राम करते हैं। और मालेगांव शहर की हमेशा से यही रिवायत रही है। मगर दो बम ब्लास्ट होने के बाद भी मालेगांव शहर में कोई फसाद नहीं हुआ था। 12 नवंबर का वाकया भी कोई बहुत बड़ा वाकया नहीं था, पथराव हुआ था, मगर उसके बाद इतनी सख्त दफात लगाकर उतनी सख्त कार्रवाई लोगों पर करना और पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ कोई कुछ ना बोले, पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत ना करे, ये माहौल पूरे शहर में बन चुका है। इस माहौल को तोड़ने के लिए कल कुल जमाती तंजीम के कुछ लोगों ने मुझे बुलाया भी, बातचीत भी हुई। तो मैं इससे पहले भी बोला कि शहर का दबदबा कायम रहने के लिए अगर हमको कहीं भी जाना पड़ेगा, किसी के भी पास जाना पड़ेगा, तो हम जाने के लिए तैयार हैं। तो कुल जमाती तंजीम के लोगों का भी ये बोलना था कि यार सारे सियासी लीडरों को इकट्ठा करके उनको बुलाकर और शहर के सवाल पर संजीदगी से गौर और फिक्र करना चाहिए। मैं उनकी इस बात का इस्तकबाल करता हूं और खुशामदीद कहता हूं। हमारी पार्टी की तरफ से तो हम सबसे पहले हाजिर रहेंगे और अगर कुल जमाती तंजीम एक अच्छा कदम उठाने जा रही है तो मेरी समझ है कि शहर की तमाम ही सियासी पार्टियों को अगर वो ना भी दावत दे तो भी अगर वो प्रोग्राम रखे और शहर के लोगों को बुलाने की बात करे तो सियासी पार्टी के लीडरों को जाना चाहिए। शहर का दबदबा कायम रहेगा तो शहर कायम रहेगा। यहाँ से 10,000 से ऊपर के जुलूस बोलते इसी आगरा रोड से गया, रमजान महीने में गया, कोई तशद्दुद नहीं हुआ। जो पत्थरबाजी की बात उस वक्त बोली गई थी, मैं उस वक्त भी सबसे पहले हमने बोला था कि पत्थरबाजी नहीं हुई है। आगरा रोड ऐसी जगह है कि यहाँ पर जो मैंने उनकी एफआईआर उस वक्त पढ़ी थी कि किसी ने आकर ये बोला कि अजान हो रही है, तुम डीजे बंद कर दो। उसके बाद उन्होंने डीजे बंद कर दिया। उसके बाद डीजे वापस जब अजान के बाद चालू हुई तो डीजे के ऊपर उन्होंने वापस पथराव किया, वहां कुछ लोग आए, मोबाइल चला गया। ये सब बात लिखी उस एफआईआर के अंदर। मुझे कोई बताए रमजान महीने में आगरा रोड पर इतनी बात हो जाएंगी और कोई एक आदमी ये बात नहीं देखेगा। क्योंकि जब पथराव की बात आई तो मैं यहाँ से लेके देवी के मल्ले तक जो भी ताल्लुक के लोग थे उनसे एक बात पूछा, क्योंकि मुझे भी बड़ी फिक्र थी कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कैसे हो गया। क्योंकि मालेगांव शहर में कभी भी कहीं पे ऐसा मैं नहीं देखा कि कोई दूसरे मजहब के लोग आएंगे तो कोई उनको तशद्दुद की नज़र से देखेगा या उनके ऊपर तशद्दुद करने की कोशिश करेगा। और वो गढ़ की यात्रा बचपन से हम देखते आए, कभी ऐसा नहीं हुआ, उल्टा उनका इस्तकबाल ही किया जाता था। हर जगह पानी देते थे, दवा देते थे, और यही सेकुलरिज्म की अलामत है और यही मालेगांव शहर करता आया है। मगर वो झूठी खबर फैलाई गई। अगर वहाँ पथराव हुआ था तो उस वक्त वहाँ का सीसीटीवी कैमरा निकालते। सीसीटीवी कैमरे में और दूसरे कैमरे में तो मालेगांव की पुलिस एक्सपर्ट हो गई है। जो नहीं भी दिख रहा है उनको वो भी उस कैमरे और सीसीटीवी में दिख जा रहे। तो अगर किसी ने किया था उस वक्त पथराव तो उनको आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं करी पुलिस? अभी तक उनको वो आदमी क्यों नहीं मिले? यहाँ 12 नवंबर में किसी ने पथराव नहीं किया। हम जैसे लोग उनको पथराव करते कहाँ नजर आ गए? हमने किसको पथराव करने का बोल दिया वही जाने। वो कैमरे से उनको सब दिख गया। मगर जो पथराव की बात कंप्लेन छावनी पुलिस स्टेशन में लिखाई गई वो भी इधर के ही लोग, अकली यानी मुस्लिम समाज के लोगों ने पथराव किया ऐसा बोला गया, वो अभी तक नहीं मिली। क्योंकि पथराव हुआ ही नहीं था। वो भी एक साजिश थी कि माहौल खराब किया जाए। उनके ऊपर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। यहाँ से 10,000 का जुलूस चला गया शक्ति प्रदर्शन बताते हुए, उनके ऊपर कोई कलम ऐसी नहीं लगती कि वो कितने बजे यहाँ से निकले, कितना साउंड बज रहा था, कितने लाउड स्पीकर बज रहे थे। अभी उनको सब पता है फजर में कहाँ लाउड स्पीकर चल रहा। उनको डीजे की आवाज नहीं सुनाई थी। मेरी मालूमात में कोई केस उस वक्त भी नहीं बनाया गया। और जो लोग पुरअमन तरीके से एहतजाज करते, 15 लोग कम से कम तादाद में लोग यानी एहतजाज करने लगे हैं कि यार कम से कम उनका दिल मुतमईन रहे, उनका ज़मीर मुतमईन रहे कि अगर जुल्म और नाइंसाफ़ी हो रही थी तो वो उनके खिलाफ बोले। उसका असर कितना होगा, क्या होगा, ये वक्त के साथ सब देखेंगे, हम भी देखेंगे, आप लोग भी देखेंगे। मगर ऐसे हालात में जब वो 15 लोग एहतजाज कर रहे थे तो उन पर इतनी सख्त दफात लगाने की हम मजम्मत करते हैं। और
उस सवाल पे भी सदर जो है दस्तूर बचाओ कमेटी के प्रोग्राम की, वो उस पर क्या ऐलान करना है वो करेंगी। हमारा सिर्फ यही बोलना है कि आज मालेगांव शहर के तमाम ही लीडरान को फिक्रमंद होना चाहिए। मालेगांव शहर के दबदबे के सवाल पर एक साथ आना चाहिए, नहीं तो कल मालेगांव के नौजवान जिनमें आज डर और खौफ है, ये हमें कभी माफ नहीं करेंगे। ऐसे हालात मालेगांव शहर में कभी नहीं रहे जिस तरह का आज डर और खौफ है। पुलिस हिफाजत के लिए होती है, मगर आज मालेगांव शहर का हाल ऐसा है कि पुलिस से अब लोगों को डर लगने लगा है, क्योंकि अगर कानून का राज होगा तो पुलिस से डर नहीं लगेगा, पुलिस दोस्त लगेंगी। मगर जब पुलिस का डंडा राज होगा तो लोग पुलिस से डरेंगे। इसका दूसरा मतलब है कि अगर आज मालेगांव में खौफ और डर है तो पुलिस कानून का राज नहीं चला रही है, पुलिस डंडे का राज चला रही है, पुलिस कानून के साथ खिलवाड़ कर रही है, ऐसी दफात लगा रही है जो कि कानून में बैठती नहीं है, और वो सब के साथ खिलवाड़ करके एक तबके को मुसलसल परेशान किया जा रहा है। उसके बाद भी अगर मालेगांव शहर के सब लीडरान इस सवाल पर इकट्ठा नहीं हुए, वो कौन लोग थे 15, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। वो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। यहाँ सवाल जमहूरियत में हमको जो हमारा हक दिया गया है उस पर अमल करने के बाद इतनी सख्त दफात लगाने पर है। वो किसी भी तंजीम से होते तो हमारा एतराज इतना ही सख्त उस वक्त भी होता। आज तो वो किसी सियासी पार्टी से मुंसलिक लोग नहीं है। उसमें से एक दो लोगों को छोड़ दे तो मेरे ख्याल से आपको नाम भी उनके नहीं पता होंगे। वो किसी सियासी पार्टी से मुंसलिक नहीं है। अगर ऐसे लोगों के वास्ते भी शहर की सब सियासी पार्टियां एक साथ नहीं आती, उसके लिए फिक्रमंद नहीं होती, तो आप ये मान लो कि वो लीडर जो इस सवाल पर भी इस शहर के लिए फिक्रमंद नहीं है, उसके लिए नहीं सोच रहा है, तो इस शहर के मुस्तकबिल के लिए सही नहीं होगा। ये आपको सोचना पड़ेगा, ये फैसला आपको करना पड़ेगा। मैं अभी भी यही सब लीडरों से गुजारिश करूंगा कि जैसे हमने कुल जमाती जो प्रोग्राम आगे करने वाली है, हम उसका इस्तकबाल करते हैं और हम वहाँ रहेंगे। और अगर कोई लीडर को ये लगता है कि मैं उसकी जीना चढ़ के आऊँ, तो कुल जमाती के प्रोग्राम के लिए भी उसका जीना चढ़ के जाऊँगा। मुझे उस पर भी कोई एतराज नहीं है, क्योंकि शहर का दबदबा अगर कायम रहेगा, शहर का दबदबा रहेगा तो हम रहेंगे, आप रहेंगे, हमारे मुखालफिन भी रहेंगे। जब शहर का दबदबा ही नहीं रहेगा तो कल तुम भी कोई एहतजाज नहीं कर सकते, कल हम भी कोई एहतजाज नहीं कर सकते, कल मालेगांव शहर की जो आवाम है वो भी कोई एहतजाज नहीं करेंगी। और ये डर और खौफ ये कभी हमें जीने नहीं देगा। इसलिए ऐसे हालात में मालेगांव शहर को इकट्ठा आना चाहिए। सबको एक साथ जोड़ने के लिए मैं कुल जमाती तंजीम को मुबारकबाद देता हूँ, और वो जो भी इस सवाल पर फैसला करेंगे हम उनके साथ रहेंगे। मुसीबत के हालात में बेखौफ होकर यहाँ मौजूद हैं। काबिल मुबारकबाद हैं आप तमाम लोग जो इस मीटिंग को कामयाब करने में हमारे साथ शामिल हुए। साथ ही निहाल अहमद साहब कहा करते थे कि हिंदुस्तान की सबसे सेकुलर आबादी मुसलमान है, कि 1947 में आज़ादी के बाद जहाँ एक इस्लामी जमहूरी मुल्क पाकिस्तान था, उसको छोड़ते हुए, वहाँ ना जाते हुए बड़ी तादाद मुसलमानों की हिंदुस्तान में रुकी। उन्होंने गैर मुस्लिम के कॉन्स्टिट्यूशन को माना, गैर मुस्लिम गांधी जी को अपना लीडर माना, यहाँ तक के उन्होंने मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सारे लोग गैर मुस्लिम थे, लेकिन मुसलमानों ने पाकिस्तान की बजाय हिंदुस्तान को अफजलियत दी। इसका मतलब यह है कि सबसे बड़ी सेकुलर जमात अगर हिंदुस्तान में कोई है तो वो मुसलमानों की है, और वही सेकुलरिज्म आज तक जिंदा रखा है हिंदुस्तान में मुसलमानों ने। साथ ही निहाल अहमद साहब कहा करते थे कि शराब के नशे से ज्यादा खतरनाक नशा इक्तदार का होता है, और इक्तदार से ज्यादा खतरनाक नशा जो होता है वो फिरका परस्ती का होता है। और यही फिरका परस्ती करके ऐसी सेकुलर जमात जो अक़लियत में हिंदुस्तान में है उसको दबाने की कोशिश हुकूमत के जरिए की जा रही है, क्योंकि फिरका परस्ती फैलाकर राज करना सबसे आसान काम है। यही हिंदुस्तान की बीजेपी हुकूमत कर रही है।
और सबसे पहले उन्होंने कोशिश की कि मुसलमानों के जज्बे को वो मजरूह किया जाए, उनके मजहबी जज्बात पर ठेस पहुंचाई जाए। मुख्तलिफ तरीके से उन्होंने कहीं गाय के नाम से, कहीं मस्जिद के नाम से, कहीं नमाज पढ़ने की जगह के नाम से इन्होंने मालेगांव हिंदुस्तान में नफरत फैलाने का काम किया। और आज इस जगह पर हम पहुंच गए हैं कि जो हिंदुस्तान में कायदा बना था 15 अगस्त 1947 के बाद, जिस जगह जो मजहबी इमारत हो, चाहे वो मुसलमानों की हो, चाहे वो हिंदुओं की हो, चाहे वो सिख की हो, चाहे ईसाई की हो, वो जहां भी हो, उस जगह 1947 को 15 अगस्त 1947 में जिसके कब्जे में थी, वो जगह जो है वो प्लेसेस ऑफ वर्कशिप एक्ट 1991 के तहत वो वहाँ उसका मालिक वही रहेगा। इसके बावजूद अदलिया जो है वो इंसाफ बड़े अलग ढंग से कर रही है। कोर्ट अलग बोलती है, इंक्वायरी करती है, पूछती है। मैं तो यहाँ मुफ्ती साहब मौजूद है, वो तो हिंदुस्तान की कई मसाजिद में गए होंगे, उन्होंने देखा होगा कि फव्वारे में और शिवलिंग में क्या फ़र्क है। मुझसे ज़्यादा बेहतर वो जानते होंगे। आप लोग भी, जो लोग जमात में जाते हैं, उन्होंने हिंदुस्तान की कई मस्जिदें देखी होंगी। लेकिन सिर्फ नफरत फैलाना, ये काम हिंदुस्तान में किया जा रहा है और बिलखुसूस निशाना बनाया गया है। जो बड़ी तादाद की अक़लियत है वो मुसलमान है, इनके मजरूह करने का काम, इनके जज्बात को हिंदुस्तान में किया जा रहा है। हम लोग जो मजम्मत करने का प्रोग्राम आज रखे हैं कि हम मजम्मत करेंगे, मजम्मत करने की वजह यह है कि हमारे गुस्से को हम दिखाएं। गुस्सा दिखाना बहुत ज़रूरी है। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया तो उस वक्त समझ लो कि कोर्ट ने मुसलमान के कब्जे को भी माना था, मस्जिद के कब्जे को भी माना था, उसकी मिल्कियत को भी माना था, लेकिन हमारी आस्था को नहीं माना था उन्होंने। अगर हम अपनी जोर और शोर से, हम उतनी तेजी से बोले होते तो शायद हमारी आस्था भी कोर्ट तक पहुंची होती। और हमारे जो एहतजाज था, जो 1947 से पहले से चल रहा था, मुतनाज़ा ज़मीन जो 1991 के कायदे में नहीं थी बाबरी मस्जिद की, उसके बावजूद ये हिंदुस्तान के सेकुलर और मुसलमान लोगों के एहतजाज का नतीजा था कि उसको हम 1992 तक बचा पाए। अगर तुम एहतजाज करना छोड़ दोगे तो ये समझ लो कि मस्जिदों का नंबर है, कब्रिस्तानों का नंबर है, धीरे धीरे हमारी स्कूल, कॉलेज, बाकी सारी चीज़ों पर जहाँ मुसलमानों का दबदबा है वो सब खतरे में आ जाएगा। ये इब्तिदा है। NRC, CAA, ये सारे जो है वो मुसलमानों को हरासा करने के लिए किया जा रहा है। अगर तुम एहतजाज का रास्ता बंद कर दोगे तो तुमको बेहिस माना जाएगा। और जो बेहिस होता है, देखो एहतजाज की ताकत को, मीडिया की ताकत को तुम मामूली मत समझो। अगर एहतजाज होता है कहीं, मीडिया उसको बताती है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो सुमोटो यानी अपनी मर्जी से केस दाखिल कर सकता है बिना किसी पार्टी के मौजूदगी। तो ये जरूरी है कि हम एहतजाज हमारा दर्ज करें। अगर हम एहतजाज नहीं दर्ज करेंगे तो धीरे धीरे हमारे ऊपर बड़े बड़े और दबाव के काम लाए जाएंगे जो हिंदुस्तान में हो रहे हैं। आप देखेंगे मीडिया सिर्फ वही खबर बताती है जो अक्सरियत चाहती है देखना। हमारी खबर को दबाया जाता है, लेकिन कब तक दबाएंगे? तुम्हारे एहतजाज बड़े होंगे, हमारे एहतजाज हमेशा पुरअमन और कायदे में रहकर होते हैं। उसको हमको बताते रहना है, कोर्ट को भी, हुकूमत को भी और डिपार्टमेंट को भी। डिपार्टमेंट का तो ये हाल है कि परसों के रोज जब इमाम काउंसिल के लोगों ने एहतजाज किया, वो मैंने वीडियो पूरी देखी, उसमें वो लोग बड़ी शराफत से पुलिस के बोलने से पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहे थे। अगर किसी ने ये बोला होगा कि मुझे इस तरह से क्यों पकड़ा जा रहा होगा तो कोई गलत बात नहीं थी, क्योंकि जब उनको बोला जा रहा था कि तुम पुलिस स्टेशन चलो तो वो राजी थे उस रुख की तरफ से पुलिस स्टेशन की तरफ जाने, लेकिन फिर भी उनके पीछे से कॉलर पकड़ी गई और उनको पुलिस स्टेशन में लेकर गए और 4-6 घंटे तक वो प्रोसीजर चलता रहा और आखिर में मालूम पड़ा कि उनके ऊपर सख्त कलमें लगी हैं, जो कि 16 लोग थे, उनका किसी भी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं था। ये लोग इमाम हैं। इमाम का मतलब होता है लीडर। वो ऐसे लीडर थे जो बिना किसी सियासी पार्टी की लीडरी कर रहे थे अपने मजहब के लिए। वो वाकया जब हुआ, हमारे पास बात आई तो मैं, मुस्तकीम, रिजवान सर और बाकी जो लोग मौजूद थे पार्टी ऑफिस में, हम लोग वहाँ गए। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हमारे जाने से पहले ही 4 FIR दर्ज हो गई थी। कई बार मुफ्ती साहब का फ़ोन आया मुस्तकीम को, उन्होंने भी, वो शहर में नहीं थे,
उन्होंने भी हालात को जानने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी ताखिर से आने वाले थे जब तक सारे मामला खत्म हो गए थे। मैं कल मछली बाजार में मैयत में गई, वहाँ से बाहर निकली तो मुझे एक प्रेस रिपोर्टर ने बोला कि हर जगह आप ही लोग क्यों होते हो, कोई दूसरी सियासी पार्टी के लोग क्यों नहीं रहते? पुलिस स्टेशन में भी आप लोग जाएंगे, कोर्ट में भी आप लोग जाएंगे, तुम्हारे शौहर जेल में भी जाएंगे, हर जगह तुम लोग ही क्यों हो, दूसरे लोग क्यों नहीं है? मेरी भाई उनसे पूछो कि वो क्यों नहीं है। हम हमारी रूह को मुतमईन करते हैं, जो हमारे मजहब में जैसे कहा फलाई साहब ने कि अगर खुदा हमसे पूछेगा कि मेरी मस्जिद पे खतरा था तो तुमने क्या किया, उस वक्त हम जवाब दे रहे हैं कि हमने कोशिश की थी। हम लीडर हैं, हमारे ऊपर फराइज ज्यादा है। अगर कोई लीडर ये बोलता हो कि मुझे तो मालूम ही नहीं हुआ कि मैं इतना बड़ा वाकया हो गया, तो वो काहे का लीडर जो 4-6 घंटे में शहर में क्या हो रहा है उसको मालूम नहीं पड़ता। मालेगांव शहर में 12 नवंबर के बाद इंतहाई सख्ती से पुलिस का रवैया बहुत तेज हो गया है। वो सिर्फ ये कोशिश में रहती है कि किसी तरह से भी कोई एहतजाज हो और हम वो एहतजाजियों को पकड़ ले ताकि आइंदा एहतजाज होना बंद हो जाए। 12 नवंबर के बाद ऐसे ही हालात हो गए थे, किसी तरह का भी कोई एहतजाज मालेगांव शहर में हो नहीं रहा था। तो हमने ये तय किया था दस्तूर बचाओ कमेटी की तरफ से मालेगांव शहर के 30 से ज्यादा जगह पर जो लोग जेल में मौजूद थे उनके घर के लोगों को 36 जगह पर हम लोगों ने एहतजाजी तौर पे 4-4 लोगों को बैठाया था। उसका मकसद यही था कि भाई पुलिस को ये समझ जाए कि मालेगांव के लोग डरते नहीं है तुमसे। और हमने वो एहतजाज किया। उसके बाद आगरा जो जेटी के सामने वाला रोड है उसको बंद करके हमने बिना इजाजत के हमने बंद करके एहतजाज किया ताकि उनको समझ जाए कि हम पुलिस से डरते नहीं हैं। और यही करने की कोशिश मालेगांव शहर में हम लोग कर रहे हैं। उसी की ये एक कड़ी है कि हमारे पास 2 मसाइल है। एक तो ज्ञानव्यापी मस्जिद में जो गैर कानूनी तौर पे लोग सर्वे करने गए जिनको कोर्ट की तरफ से इजाजत है, लेकिन हिंदुस्तान के जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है उसके खिलाफ है। उसके खिलाफ हमको मालेगांव की तरफ से ज्ञानव्यापी मस्जिद के जो ट्रस्टियान हैं उनकी मदद के लिए हमने ये तय किया है दस्तूर बचाओ कमेटी की तरफ से कि मालेगांव शहर से एक वफ्द जो है वो ज्ञानव्यापी मस्जिद में जाएगा, वहाँ के ट्रस्टियान से मिलेगा और उनको जिस तरह की मदद, चाहे कानूनी तौर पे उनकी मदद करने में हम लोग अगर हिस्सेदार हो सकते हैं तो हम वो होंगे। अगर उनको माली तौर पे कोई ज़रूरत होगी तो हम मालेगांव शहर से उनकी वो मदद करने के लिए भी तैयार है। और अगर वो शहर रोड पर चल के कोई मुजाहरा करके आवामी तौर पे राय बनाने के लिए हमको कहेंगे तो हम उसमें भी उनके साथ रहेंगे। इसीलिए हम हमारी तरफ से एक वक्त भेजेंगे जो कुछ दिनों में हम तय कर लेंगे और वो वहां जाके ट्रस्टियान से मिलेगा। दूसरा जो एक मालेगांव शहर में बड़ा मसला हो गया है पुलिस का दबाव, इतना सख्त दबाव कि पुलिस कानूनी तौर पे डेमोक्रेटिक तौर पे एहतजाज करने को रोकती है। ये कहीं ना कहीं खत्म होना चाहिए। एक मीटिंग में मैंने कहा था कि मुझे दुख इस बात का है कि पुलिस क्या रोकती है वो जाने तो हमारी आवाम बेहिस ना हो जाए। ये कोशिश हमारी तरफ से रहेगी कि हम पुलिस के दबाव को, जो हम कानूनी तौर पे जो काम करते हैं दस्तूरी तौर पे करते हैं, वहां से पुलिस का दबाव खत्म हो। मैं पूछती हूँ मालेगांव शहर की जो अमन कमेटी के मेंबरान हैं उनका काम ये होता है कि पुलिस से आवाम के बीच का राब्ता सही करना। लेकिन 12 नवंबर का मामला हो चाहे परसों इमाम काउंसिल का मामला हो, कहाँ थे वो अमन कमेटी के लोग? क्या कर रहे थे वो? क्या राब्ता उन्होंने किया? 12 नवंबर में लोग जो जेल में थे उनके ताल्लुक से किसी को बोला कि ये तो पत्थर मारने वाले नहीं थे, ये तो रोड पे चलने वाले थे? अरे ये तो मौजूद भी नहीं थे वहाँ। उन सारे लोगों को बचाने के लिए अमन कमेटी के लोगों ने क्या किया? मैं आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि अमन कमेटी में मौजूद लोगों से जाके पूछो कि तुमने क्या काम किया 12 नवंबर में, तुमने क्या काम किया जब इमाम काउंसिल के ऊपर इतने बड़े बड़े संगीन कलमे लगाई जा रही थी। उनसे पूछो। वो जो सिर्फ हाँ हाँ करने का काम करते हैं उनसे सवाल होना चाहिए कि तुम आवाम और पुलिस के बीच में राब्ते का काम करते हो कि जो पुलिस चाहती है उसको आवाम के बीच में करने की कोशिश करते हो। तुम उनसे खत लिख के पूछो
तुम उनको रोक के रास्ते में पूछो जो लोग अमन कमेटी में हैं और अमन रखने की बातें करते हैं, लेकिन वो एक तरह से मुझे जो पुलिस वालों ने बोला कि तुम्हारी अमन कमेटी के लोग ही हमको ला के नाम दिया करते थे। ये पूछो कि तुमने बताया था क्या हमारा नाम? जो लोग वहाँ शामिल नहीं थे उनका नाम आप लोगों ने बताया था क्या? ऐसे लोग जो हमारे बीच में रह के हमारे ही लोगों को परेशान करते हैं, जो वो गुनाह है, उनसे सवाल होना चाहिए। पुलिस के दबाव को खत्म करने के लिए साथी निहाल अहमद साहब हमेशा कहा करते थे कि अमन हमसे है। हमसे मतलब आवाम से है। आवाम चाहती है तो अमन होता है, आवाम नहीं चाहती है तो अमन नहीं होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि अमन रहे तो हमारे हिसाब से अमन रहेगा, जमहूरी हक को दबा के अमन रहेगा, ऐसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए पुलिस के दबाव को खत्म करने के लिए 22 तारीख को साथी निहाल अहमद साहब की सालगिरह के दिन हमने ये तय किया है कि रात में 8:30 बजे मुशावरत चौक में मालेगांव शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब और मैं कन्वीनर दस्तूर बचाओ कमेटी, हम काली पट्टी लगाकर एहतजाज दर्ज करेंगे पुलिस के खिलाफ कि अब तुमने ना हमको बोलने का हक बचा के रखा है, ना हमको कुछ करने का हक बचा के रखा है, तो हम खामोश होके हमारा एहतजाज दर्ज करेंगे। आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि इस एहतजाज में आप लोग हमारी मदद करें और पुलिस की जो दादागिरी चल रही है उसके खिलाफ, जब तुम कितने लोगों को दबाएंगे? अगर तुम में हिस्स आ गई तो तुमको कोई दबा नहीं सकता। अमन आवाम से है और आवाम को अपनी ताकत का अंदाजा होना चाहिए। मैं मशकूर हूँ मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब की कि वो यहाँ आए। यहाँ दूसरे मुख्तलिफ लोग जो अलग अलग तंजीमों से आए हैं, मैं उनका बहुत तहे दिल से दस्तूर बचाओ कमेटी की तरफ से शुक्रगुजार हूँ और यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हमारे हर प्रोग्राम में जो हमारे दस्तूर को बचाने के लिए होगा उसमें आप हमारा साथ देंगे। दस्तूर बचाओ कमेटी की कन्वीनर, आज के इस प्रोग्राम की सदर मोहतरमा शान हिंद साहिबा, मुस्तकीम डिग्निटी, कारपोरेटर हजरात और हाज़रीन मजलिस, किसी ने कहा है कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। दुख की बात यह है कि आज पूरे मुल्क में नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है और एक साजिश के तहत इस बात की कोशिश की जा रही है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान या हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत मुसलमान खौफ में मुब्तला हो जाए। ये दीवानों का ख्वाब है जो ये चाहते हैं कि मुसलमान डर करके, खौफ में मुब्तला हो करके, दब करके, अपने हक से दस्तबरदार हो करके हिंदुस्तान में जीना शुरू कर दें। हम हिंदुस्तान में 25 करोड़ की तादाद में, ये अगर हमें मारेंगे तो कितने लोगों को मारेंगे? मैंने ईदगाह से ये बात कही कि हम ना हिंदुस्तान छोड़ेंगे और ना हम दस्तूर छोड़ेंगे, न दीन छोड़ेंगे, न धर्म छोड़ेंगे, न हिंदुस्तान छोड़ेंगे। हिंदुस्तान में रहना ये हमारे बुजुर्गों की, हमारे पुरखों की, हमारे आबाओ अजदाद की पसंद और चाहत थी। हमारे पास ऑप्शन था। देश की आज़ादी और उसके बाद तकसीम का मरहला जब आया तो हमने हिंदुस्तान में रहना पसंद किया। हम चाहते तो हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान जा सकते थे। जब हमारे पास ऑप्शन था तो हम नहीं गए। आज तो जाना नामुमकिन है। जो कवानीन लागू कर दिए गए बैनुल अक़वामी तौर पर, कोई मुल्क हमें कबूल करने के लिए तैयार नहीं है और हम जाने के लिए भी तैयार नहीं है। यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मरेंगे। और हमें दस्तूर ने जो हक दिया है उस हक के साथ हम सरबलंदी के साथ बावकार तरीके से इस मुल्क में रहेंगे। मालेगांव से लेकर के एक आखिरी सतह तक आप देख लो, हर जगह यही माहौल पैदा किया जा रहा है। आज उनके गुर्गे कहो या उनके नुमाइंदे कहो, मालेगांव में भी इसी तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि मालेगांव का मुसलमान डर करके, मालेगांव का मुसलमान अपने हक से दस्तबरदार हो करके यहाँ रहे।
मैं ये बताना चाहता हूं आज दस्तूर बचाओ कमेटी की इस अहम मीटिंग के अंदर कि मालेगांव में जिस तरह का खेल डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसरान कर रहे हैं, मैं बहुत सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि मालेगांव की आवाम इस बात को कतई कबूल नहीं करेगी। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल का अपना जो भी प्रोग्राम होगा, उस प्रोग्राम के तहत वो आपकी आंखों में कितना खटक रहे होंगे उससे हमें मतलब नहीं है। हम ये देखते हैं कि दस्तूरी एतबार से अगर हिंदुस्तान का कोई भी शख्स एहतजाज करता है तो उसको एहतजाज करने का हक है, और ऐसे एहतजाजियों के ऊपर डिपार्टमेंट जिस तरह की माजी में कार्रवाई किया था कि 69 में गिरफ्तार करना और 70 में छोड़ देना, ये ना करते हुए 353 की कलम लगाई गई। जिस वक्त मुझे खबर मिली, मैं बंबई में था, मैंने मुस्तकीम से फोन करके बात की तो बताया कि हम लोग पुलिस स्टेशन में और बातचीत चल रही है, लेकिन खबर ये मिली कि इसके अलर्रग़म डिपार्टमेंट ने 353 की एफआईआर रजिस्टर कर ली। हमने ऊपर बात की कि ये गैर कानूनी तरीका है। अगर पुलिस मनमानी तौर तरीके पर अगर 353 का कलम लगाई है तो 307 और 302 भी लगा दो ना, कुछ बाकी मत रखो कि जो अंदर गया वो अंदर ही रहे, बाहर ना आ सके। उन्होंने आज सबको जो है, कल जो है सबकी एमसीआर हो चुकी है। मैं आज आपके इस मीटिंग के मार्फत डिपार्टमेंट तक जो बात हुई है मैं उसको वाजे करना चाहता हूं कि अगर कल उन लोगों की जमानत नहीं हुई तो हम दस्तूरी तौर पर आवाम को साथ लेकर के एहतजाज करेंगे। अगर आप चाहते हो कि शहर का माहौल खराब हो तो माहौल खराब हो सकता है, और आप अगर चाहोगे कि शहर का माहौल अच्छा रहे तो अच्छा रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी आपकी है, आप इसकी रोटी खाते हो। अमन व अमान अवाम के जरिए होता है, और अगर अवाम का आप गला घोटोगे, दस्तूरी एतबार से उनको दबाने की कोशिश करोगे, तो जाहिर बात है फिर अमन व अमान को आप मुतासिर और खराब करना चाहते। मैं डिपार्टमेंट से बहुत सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि दस्तूरी तौर पर हमारा जो हक है हम उस हक को इस्तेमाल करेंगे। आप अगर दबाना चाहते हो और फिर निजी मजलिसों में 12 नवंबर को लेकर के आप अपना कालर इस तरह टैट कर बताते हो कि जो हुआ हमने किया है, तो आवाम क्या कर सकती है आपको दिखेगा। कल परसों इतवार के दिन 8:30 बजे मुशावरत चौक पर हमारा एहतजाजी प्रोग्राम रहेगा, लेकिन कल जो है गिरफ्तार शुदा लोगों की जमानत के लिए आर्गूमेंट है। पुलिस डिपार्टमेंट अगर उनकी जमानत के सिलसिले में रुकावट डालता है तो डिपार्टमेंट को ये बात अच्छी तरह सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि मालेगांव की तारीख आप देख लो। मालेगांव में जो दंगे और फसादात होते रहे हैं वो ऐसे ही मामला जमा होते चले गए। एक वक्त आया कि फिर शहर के अंदर दंगा हुआ। पुलिस डिपार्टमेंट अगर किसी ऑफिसर के जरिए से चाहती हो कि शहर में दंगा हो जाए तो फिर पुलिस को मायूसी नहीं होगी, पुलिस को मायूसी नहीं होगी। समझ लेना चाहिए पुलिस को, डिपार्टमेंट को, कि जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। जिन लोगों ने एहतजाज किया था उनको एहतजाज का हक है। एक बाबरी मस्जिद हमने खोई है, आपने जो है गयान वापी मस्जिद कहो या मथुरा की शाही ईदगाह कहो, जिसको आपने टारगेट किया है, ये तो एक सिलसिला है। अभी जैसे सदर साहिबा ने कहा कि हम जितना पीछे हटते जाएंगे वो हमें पीछे हटाते जाएंगे। एक वक्त आएगा हमको दीवार से अपनी पीठ लगानी पड़ेगी। जाहिर बात है फिर उसके बाद पीछे हटने की जगह नहीं रहेगी। जिंदा कौमों की तरह हमें जिंदा रहना है और एहतजाज करना है। और अगर डिपार्टमेंट हमें कानूनी तौर पर, दस्तूरी तौर पर एहतजाज को अगर वो रोकने की कोशिश करेंगे तो डिपार्टमेंट को ये बात समझ लेना चाहिए कि मालेगांव की गयूर आवाम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी।
12 नवंबर के मैटर में जिस तरह पुलिस ने 120 बी लगा करके और दीगर कलम लगा करके जो जुल्म किया है, ये जुल्म ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। खुदा की लाठी बेआवाज होती है। आज जिन लोगों पर आपने जुल्म किया, महीनों से जेल में है, वो कोई तरीका है? जो असल दोषी थे उनकी तरफ तो आप देख भी नहीं रहे। जो बेगुनाह बेकसूर लोग थे, ऐसे लोगों को आपने उठा करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। शहर के अंदर और भी मामलात हैं, कुछ का आपको इल्म होगा, कुछ का इल्म नहीं होगा, लेकिन डिपार्टमेंट को सब पता है। ये तो मालेगांव के हालात हैं। आप मालेगांव से बाहर निकलो, कभी हिजाब को लेकर के मसला पैदा किया जा रहा है, कहीं पर जो है हमारे मदरसों को लेकर के, मस्जिदों को लेकर के मामलात पैदा किए जा रहे हैं। ये सारे मामलात इसलिए खड़े किए जा रहे हैं कि नफरत का माहौल पैदा हो, और इस नफरत के माहौल को फिरका परस्त सियासी पार्टियां भुनाएं। आज लोग पूछते हैं कि हम क्या करें। मैं ये कहना चाहता हूं, आज मैंने जामे मस्जिद में भी ये बात कही कि मस्जिदों की हिफाजत के लिए मस्जिद से अपना ताल्लुक मजबूत होना चाहिए। हम अगर मस्जिदों को आबाद करेंगे, अपने सजदों से पंज वक्ता नमाजों का एहतमाम करेंगे, मस्जिद की हिफाजत अल्लाह करेगा, जरिया हमको बनाएगा। लेकिन अगर हमने मस्जिदों को छोड़ दिया और फिर मस्जिद के लिए हम आवाज करेंगे, तो आप सोच लो हमारी आवाज में कितनी ताकत है, हमारी आवाज में कितनी सच्चाई है। जब हम मस्जिदों में खुद ही नहीं जाते तो मस्जिद के लिए क्या लड़ाई लड़ेंगे। पंज वक्ता नमाजों का एहतमाम करें और कानूनी तौर पर अपना हक हासिल करने के लिए जद्दोजहद और कोशिश करें। ऐसा कोई काम जिसकी वजह से हम मुसीबत और परेशानी में आ जाएं और लोगों को हमारे खिलाफ कार्रवाई करने का मौका मिले, इस बात को हम लोगों को समझना होगा। हालात के पेशे नजर हम लोगों को बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ना है। अभी जो फैसला हुआ है कि हम मुशावरत चौक पर काली पट्टी लगा करके बगैर किसी शोर शराबे के, बगैर माइक के हम अपनी नाराजगी दर्ज कराना चाहते हैं, अपना एहतजाज दर्ज कराना चाहते हैं। और ये आगाज है, ये आगाज है। डिपार्टमेंट को समझ लेना चाहिए कि हम एहतजाज की शुरुआत कर रहे हैं। अगर शहर में अमन व अमान बाकी रखना चाहते हैं तो आपको इंसाफ करना पड़ेगा। कानून कानून है, सबके लिए कानून है। आपके लिए कानून है, हमारे लिए भी कानून है, और कानून में आपका हक है तो हमारा भी हक है। हम बार बार कहते हैं कि जुए के अड्डे चल रहे हैं, बंद कराओ। देशी दारू के अड्डे चल रहे हैं, बगैर लाइसेंस के शराब बेची जा रही है, बंद करो। कोई सुनवाई नहीं है। हफ्ता मिलता है ना, कमाई होती है वहां से। कुत्ता गोली बेची जा रही है, और कौन बेचता है? आपके पास एजेंसी है, एजेंसी में लोग हैं, उनको पता है कि कुत्ता गोली कौन लाता है, कहां से लाता है, और कौन बेचता है होलसेल में और रिटेल में कौन बेचता है, सब आप कार्रवाई करना चाहिए। वहां कार्रवाई नहीं होती। बार बार कहने के बाद भी देशी दारू के अड्डे चल रहे हैं, जुए के अड्डे चल रहे हैं, और नीचे से ऊपर तक बातचीत हुई है, लेकिन सांप सूंघ गया है, कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। डिपार्टमेंट इस बात को समझ ले। हम कानून हाथ में लेना नहीं चाहते, हम कानून हाथ में लेना नहीं चाहते। हम कानून के दायरे में रह करके अपना हक लेना चाहते हैं, और हमें वो हक मिलना है और आपको देना होगा। और आप अगर ये चाहते होंगे कि हमें डरा देंगे, हमें खौफजदा कर देंगे, और हम जो है सब कुछ छोड़ करके डर करके अपने घरों में बैठ जाएंगे, तो ये दीवानों का ख्वाब है। मालेगांव की आवाम इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने इस शहर के अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए डिपार्टमेंट की हमेशा मदद की है।
लेकिन अगर डिपार्टमेंट जुल्म करेगा तो हम मालेगांव की आवाम के साथ खड़े रहेंगे, मालेगांव के गरीबों के साथ खड़े रहेंगे, मालेगांव के मजलूमों के साथ खड़े रहेंगे। हमें शहर का अमन अमान अजीज है। आप आ रहे हैं, चले जाएंगे, हमें तो यहीं रहना है। आपको अगर मालेगांव अच्छा नहीं लगता, मालेगांव के लोग अच्छे नहीं लगते, आप सलाम करो और तशरीफ ले जाओ। कहीं और जा करके आप दादागिरी गुंडागर्दी करो। मालेगांव में आपकी दादागिरी गुंडागर्दी चलेगी नहीं। आज की दस्तूर बचाओ कमेटी ने जो फैसला किया है, हम उस फैसले से अपने एहतजाज का आगाज करेंगे। डिपार्टमेंट मालेगांव के लोगों का मिजाज समझे, मालेगांव के हालात को समझे, उसके बाद कोई इकदाम करे। और अगर कोई ऑफिसर तने तनहा ये काम कर रहा है तो दूसरे ऑफिसरों की जिम्मेदारी बनती है, दूसरे ऑफिसरों की जिम्मेदारी बनती है कि वो इंसाफ को बरकरार रखें, वरना हालात अगर बिगड़ेंगे तो उसकी जिम्मेदारी आप पर होगी। दस्तूर बचाओ कमेटी में जिस तरह आप हजरात तशरीफ लाए, इतवार के दिन जो एहतजाजी प्रोग्राम हो रहा है उसमें भी आप तशरीफ लाइए और अपना एहतजाज दर्ज करवाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। इतवार के दिन रात में 8:30 बजे से 10 बजे तक बगैर लाउड स्पीकर के एहतजाज होगा। हम निहाल साहब के यौम पैदाइश पर जानबूझकर ये एहतजाज उस दिन रखे हैं। ना लाउड स्पीकर लगाएंगे, ना वहाँ कोई भाषण होगा। हम खामोश काली पट्टी लगाकर वहाँ बैठेंगे और बात भी कि हम पुलिस डिपार्टमेंट से नाराज हैं, ये बात भी पूरी दुनिया में फैल जाएंगी। ये भी आप देख लेना, हम भी निहाल साहब के वर्कर हैं।